नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई। जब हम न्याय की बात करते हैं तो ये कोई हवा में तैरता हुआ आइडिया नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही बारीकी से बनाई गई मशीन की तरह है। पर सवाल यह है कि इस मशीन के अंदर है क्या, इसके पुर्जे कौन से हैं। आज हम इसी मशीन की एनाटॉमी को समझने वाले हैं, और वो भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट के जरिए जो 1957 का है। हाँ, सुनने में ये काफी पुराना लग सकता है, पर यकीन मानिए ये उन बुनियादी उसूलों को सामने लाता है जो आज भी हमारे कानून की नींव में है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही छोटी सी पाबंदी से। ये रहा वो नियम। सैकड़ों नियमों की इस किताब में ये एक लाइन बिल्कुल अलग चमकती है। जजों के साइन के लिए रबर स्टैंप का इस्तेमाल मना है। अब सुनने में ये कितनी मामूली बात लगती है ना? एक रबर स्टैंप ही तो है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, स्टैंप क्या करता है? वो चीजों को इम्पर्सनल बना देता है, गुमनाम बना देता है। और उस पर रोक लगाने का मतलब एक बहुत साफ मैसेज देना है कि न्याय का हर एक काम, हर एक फैसला पर्सनल होना चाहिए, सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, और उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये जो छोटा सा नियम है ना, असल में ये पूरे सिस्टम को खोलने वाली चाबी है। तो इस मशीन को ठीक से समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, मतलब पूरा नक्शा क्या था। फिर हम अदालत की रोजमर्रा की धुन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहां वक्त, जगह और जुबान कैसे काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कागज के रिकॉर्ड्स को लगभग पूजा जाता था, उनकी पवित्रता क्या थी। फिर हम इस सिस्टम में काम करने वाले लोगों से मिलेंगे, उनके रोल को समझेंगे, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई न्याय की इस दुनिया में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी डिटेल्स इतनी जरूरी क्यों होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से। देखिए, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर है, उसका नक्शा है, सिविल जस्टिस की दुनिया का। इसका ऑफिशियल नाम है जनरल रूल्स सिविल 1957। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये उत्तर प्रदेश की सभी निचली सिविल अदालतों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक ओएस। और इसका मकसद क्या था? एक शब्द में कहूं तो यूनिफॉर्मिटी, मतलब जबरदस्त एकरूपता। चाहे अदालत किसी बड़े शहर में हो या किसी छोटे से कस्बे में, खेल के नियम बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। और असल में यही तो निष्पक्षता की पहली सीढ़ी है। और हाँ, ये नियम कोई रातों रात नहीं बन गए थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनसे पहले 1911 और 1928 के पुराने अलग अलग नियम चलते थे। तो फिर 1957 का साल इतना खास क्यों था? क्योंकि ये नए आज़ाद भारत का दौर था। ये सिर्फ एक मामूली सा अपडेट नहीं था। असल में ये नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ एक बड़ा कदम था। यानी एक बिखरी हुई कॉलोनियल विरासत को समेटकर एक मजबूत, एक जैसी भारतीय कानूनी व्यवस्था बनाने की एक जबरदस्त कोशिश। तो ठीक है, अब जरा बड़ी तस्वीर से जूम इन करते हैं और सीधा मशीन के इंजन रूम में चलते हैं। सवाल यह है कि ये नियम एक कोर्ट की रोजमर्रा की जिंदगी की लय को, उसके रिदम को कैसे कंट्रोल करते थे। क्योंकि देखिए, एक अदालत कोई केओटिक, मतलब अफरा तफरी वाली जगह नहीं हो सकती। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, एक ऐसा मंच जहां वक्त, जगह और यहां तक कि कौन सी जुबान बोली जाएगी, सब कुछ एकदम सटीकता से तय होता है। जरा इस बंटवारे पर गौर कीजिए। एक तरफ है ऑफिस का काम, एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ है न्याय करने का वो सबसे जरूरी वक्त। रूल नंबर 10 सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक का एक प्रोटेक्टेड जोन बना देता है। एक ऐसा दायरा जो सिर्फ और सिर्फ सुनवाई के लिए है, केस सुनने के लिए है। मैसेज क्या है? मैसेज बिल्कुल साफ है। न्याय के असल काम को दफ्तरी फाइलों में उलझने नहीं दिया जाएगा। उसकी अपनी एक अलग, सबसे ऊंची जगह है। और वक्त के जितनी ही जरूरी है जरूरी जुबान, भाषा। रूल नंबर 15 ये तय कर देता है कि कोर्ट की ऑफिशियल भाषा होगी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। अब सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कानून की दुनिया में हर एक शब्द का वजन होता है। एक ऑफिशियल भाषा होने से चीजें साफ होती हैं, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और यह पक्का हो जाता है कि कानून का जो मतलब है वो कोर्ट में मौजूद हर एक इंसान के लिए एक ही हो। और फिर आता है रूल नंबर 9। सुनने में यह भी एक छोटा सा निर्देश लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्लर्क रिकॉर्ड्स अपने घर नहीं ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि न्याय का एक अपना घर है, और वो घर है कोर्ट की बिल्डिंग। ये रिकॉर्ड्स किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रोसेस का हिस्सा हैं, और उन्हें कोर्ट की महफूज, निष्पक्ष दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या नुकसान का खतरा ही ना रहे।
तो अब हम आते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल पर, उसके केंद्र पर, यानी कि रिकॉर्ड्स। देखिए, 1957 की दुनिया में कागज सिर्फ लिखने की चीज नहीं थी, वो तो सच्चाई का एक जीता जागता सबूत था। ये नियम डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ कुछ नोट्स की तरह नहीं देखते, नहीं, बल्कि उन्हें न्याय की प्रक्रिया का एक पवित्र, एक ऐसा इतिहास मानते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। और इस सब का सेंटर पॉइंट है ऑर्डर शीट। इसे आप हर केस की लॉग बुक कह सकते हैं या फिर उसका डीएनए। केस के पहले दिन से लेकर फाइनल जजमेंट तक हर एक कदम, हर एक सुनवाई, हर एक तारीख, सब कुछ यहां बड़ी बारीकी से दर्ज किया जाता है। ये क्या है? ये उस केस की एक पारदर्शी, एक क्रोनोलॉजिकल कहानी है जो जवाबदेही तय करती है और बाद में किसी के लिए भी कहानी को बदलना नामुमकिन बना देती है। और ये सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि ये परमानेंट और टेम्पररी रिकॉर्ड्स के बीच भी फर्क करता था। बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह ये हर कागज को उसकी अहमियत के हिसाब से छांटता था। जैसे फाइल A1, जिसमें केस का दिल यानी फैसला होता था, वो हमेशा के लिए महफूज रखा जाएगा, ये लीगल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता था। वहीं फाइल B और D में वो कागज होते थे जो प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता था। तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जो जरूरी चीजों को संभाल कर रखता था और गैर जरूरी शोर को हटा देता। और अगर अब तक लग रहा है कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा ही बारीकियों पर ध्यान देता है, तो जरा रुकिए और रूल नंबर 25 को देखिए। यहां तक कि ये भी तय था कि कागज पर मार्जिन कितना छोड़ना है ना कमाल की बात। पर क्यों? क्योंकि एक ऐसे सिस्टम में जो बना ही सटीकता पर हो, कोई भी डिटेल छोटी नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, यहां कोई चॉइस नहीं थी। ये तो पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेकिन कोई भी सिस्टम सिर्फ नियमों और कागजों से तो नहीं चलता है ना, वो तो लोगों से चलता है। तो चलिए अब अपना फोकस प्रोसेस से हटाकर उन इंसानों पर लाते हैं जो इस मशीन को असल में चलाते थे, क्योंकि ये रूल्स भी इस बात को मानते हैं कि न्याय आखिरकार इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए ही होता है। मिसाल के तौर पे रूल 80(1) को देखते हैं। ये नियम कोर्ट को कहता है कि सेना के जवानों से जुड़े मामलों को तरजीह दी जाए, उनमें तेजी लाई जाए। अब ये सिर्फ एक प्रोसीजर का नियम नहीं है, ये तो कानून की किताब में लिखा गया एक वैल्यू स्टेटमेंट है, एक नैतिक बयान। ये देश सेवा को एक सम्मान देता है और ये दिखाता है कि ये सिस्टम भले ही सख्त हो पर बेदिल नहीं है। ये पूरा सिस्टम एक घड़ी की तरह काम करता था और इसकी वजह यह थी कि हर पुर्जे का, हर इंसान का काम बिल्कुल साफ साफ तय था। मुंसरिम जो रिकॉर्ड्स के गार्डियन थे, नाजिर जो कोर्ट के आदेशों को जमीन पर लागू करवाते थे, जज साहब जो न्याय काम के साथ साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी नजर रखते थे, और यहां तक कि केस लड़ने वाले आम लोगों के लिए भी नियम एकदम साफ थे। ये एक तरह से जवाबदेही का एक पूरा इकोसिस्टम था जहां किसी का भी रोल छोटा नहीं था और हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता था। तो इतनी सारी बारीकियों को देखने के बाद चलिए एक बार फिर से जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। सवाल यह है कि हमें आज 1957 के कागज के मार्जिन और कोर्ट के टाइम टेबल की फिक्र क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब यह है कि ये जो छोटी छोटी मामूली लगने वाली बातें हैं ना, ये सब मिलकर एक बहुत गहरे, एक बहुत बड़े सिद्धांत को सामने लाती हैं। और वो सिद्धांत ये है कि न्याय कोई जादू नहीं है, ये कोई ऊपर से उतरने वाला आदर्श नहीं है। ये तो इंसानों की बनाई हुई एक चीज है, एक बहुत ही जटिल मशीन जिसे पहले तो जानबूझकर डिजाइन करना पड़ता है और फिर उसे बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। इस मशीन का हर एक नियम जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो इसका एक जरूरी पुर्जा है। एक भी पुर्जा निकाल दो तो पूरा ढांचा ढह सकता है। और ये याद रखना जरूरी है, ये पूरा ब्लूप्रिंट 1957 में बना था। सोचिए, ऐसी दुनिया जिसमें ना कंप्यूटर थे ना इंटरनेट, और इसके बावजूद इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो ये सारी बातें हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये जो रूल बुक थी, ये एनालॉग दुनिया में जस्टिस के सिस्टम का एक लिखा हुआ, एक साफ सुथरा कोड थी, है ना? लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हमारी इंफॉर्मेशन और सच के नए सिस्टम को कौन से अलिखित, कौन से छिपे हुए नियम चला रहे हैं? हमारे सोशल मीडिया फीड्स के एल्गोरिदम, वो प्लेटफॉर्म जिन पर हम सब बात करते हैं, उन्हें कौन चला रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए भी एक ऐसे ही पारदर्शी ब्लूप्रिंट की मांग करें। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।